हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, लेटर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो कालक्रम है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का जो कालक्रम है, इसे हम उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, और यदि बात करें तो वैदिक काल का एक कंटेंट वाला ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है हम प्रश्नों का एक वीडियो लाएंगे और उसके माध्यम से प्रश्नों को करेंगे। शायद एक वीडियो या दो वीडियो के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा जो सेशन है ये है उत्तर वैदिक काल, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। इसका कालक्रम 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यदि हम बात करें तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि किसी भी सभ्यता या किसी भी काल को अच्छे से समझने के लिए उसके जो चार पहलू हैं, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं धार्मिक जीवन, सभी पक्षों को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। और इसी के माध्यम से हमने पूर्व वैदिक काल, जिसे प्री वैदिक पीरियड के रूप में जानते हैं, उसको हमने पढ़ा था कल। और उसी से संबंधित जो है ये उत्तर वैदिक काल भी है, और इसमें जो भी चेंजेस हैं उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें तो जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि 1000 ईसा पूर्व से जो है ये उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है और 600 बीसी के तक इसके कालक्रम को जाना जाता है। तो 1000 बीसी में ही इसके आसपास जो है लोहा जो होता है एक धातु है, लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। यदि हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल का जो 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, तो इसी 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहा जाता है कि लोहे की खोज हो गई थी। और जिसने जो है देखा जाए तो लोहे की खोज हो जाने से कृषि में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देने से जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था मजबूत होने से राजनीतिक व्यवस्था भी मजबूत हुई, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो राजा को टैक्स अधिक प्राप्त होने लगा, और अधिक टैक्स प्राप्त होने से राजा ने जो है राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी बहुत सारे चेंज किए। और राजनीतिक व्यवस्था जब चेंज हुई तो उसके माध्यम से समाज पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, समाज से धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से देखा जाए तो लोहे की खोज हो जाने से अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था सभी जो चारों पक्ष हैं ये सभी जो है मजबूत हो गए। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में जो भी जानकारियां हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे यदि बात करें तो अब हम पढ़ लेते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में, कि इसके अंतर्गत जो भी बातें हैं उसको हम समझेंगे। यदि हम बात करें जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे की खोज हो जाने से बहुत ही सारे चेंज हुए थे, वो हम समझ चुके हैं। यदि हम बात करें तो राजनीतिक जीवन के बारे में, जैसे जन के बारे में हमने पूर्व वैदिक काल में भी पढ़ा था, तो जन का जो आकार था वो बढ़ गया। इस उत्तर वैदिक काल में जन का आकार बढ़ जाता है, और भरत प्लस पुरु, इससे भी हम समझ सकते हैं कि भरत ए भी जन है और पुरु ए भी जन है। इन दोनों जनों को मिलाने से बना है कुरु जनपद। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है जन का आकार उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है और दो जनों को मिलाकर जनपद बन जाता है। इसी प्रकार से जनों को मिलाकर बनते हैं जनपद, और आगे जो है महाजनपद, हम आगे जो चैप्टर आएगा हमारा महाजनपद, तो उसमें जो है जनपद का बड़ा आकार हो जाने से महाजनपद बन जाता है। तो यहाँ पर जो है जन का आकार बड़ा हो गया था, और भरत और प्लस जो है पुरु, ये दोनों जन हैं और जनों को मिला से बन गया कुरु जनपद। ठीक है, तो और एक मैं आपको और बता दूं, जैसे तुर्वस और कीर्व जो हैं ये दोनों जन थे, और इनके बनाने से बना है पांचाल। ठीक है, तुर्वस और कुर्व। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जन का आकार बढ़ जाता है, और यहाँ पर जनपद का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। यदि हम बात करें तो राजा का महत्व जो है इस काल में बढ़ जाता है, राजा का महत्व बढ़ जाता है, और राजा की शक्ति जो है शक्तियों में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब लोहे की खोज हो जाने से कृषि में बहुत ही अच्छी उन्नति हुई। और कृषि ने जो है देखा जाए तो कृषि ने व्यापार को, जब प्राथमिक सेक्टर उन्नत होने लगता है तो वो द्वितीय सेक्टर के लिए भी उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इसलिए जब कृषि उन्नति करने लगी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने लगी, जिसके कारण राजा को टैक्स अधिक प्राप्त होने लगा और राजा की शक्ति में जो है वृद्धि होने लगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। आगे हम समझ लेते हैं। पद जो है वंशानुगत हो गया, अर्थात पूर्व वैदिक काल में
मतलब साक्ष्य नहीं मिलते थे कि राजा का जो पद है वो वंशानुगत था या मतलब किस प्रकार से। लेकिन इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में कहा जाने लगता है कि पद जो राजा का जो पद है ये वंशानुगत हो गया, अर्थात पिता के राजा की मृत्यु हो जाने के बाद जो भी राजकुमार होते थे वो राजा बनते थे। ठीक है, राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। कहा जाता है कि राजा की जैसे राजा का जब अधिकार बढ़ गए तो सभा जो भी संस्थाएं थीं, सभा समिति, इनका महत्व कम होने लगता है। और जैसे यदि बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की जब शक्तियाँ बढ़ती हैं तो उसके उसके जो भी सहायक मंत्री होते हैं उनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि राजा की शक्तियाँ बढ़ने से जो है ये सभा और समिति के माध्यम से पूर्व वैदिक काल में राजा न्याय करता था, लेकिन यहाँ पर जब राजा की ही शक्तियाँ बढ़ गईं तो सभा एवं समिति का महत्व जो है कम होने लगता है। आगे अब समझ लेते हैं, रत्निन की संख्या बढ़ी। ये रत्निन क्या होते हैं पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रत्निन इनकी यदि बात करें तो ये उच्च कुल के पढ़े लिखे और समझदार मतलब होते हैं, ये जो है अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो रत्निन इनको क्यों कहा जाता है? रत्निन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है अपने कानों में रत्न पहनते थे, तो इसीलिए इनको रत्निन कहा जाता है। और ये सभी उच्च कुलीन अधिकारी होते थे। ठीक है, अधिकारी होते थे और उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या 17 मानी जाती है। ठीक है, 17 मानी जाती है। और मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ, ये जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में जो है रत्निन की संख्या 12 मानी गई। तो आप इसको अलग से फैक्ट याद कर लें कि रत्न, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में जो रत्निन है उनकी संख्या कितनी हो जाती है तो 17 है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रत्निन की संख्या कितनी बताई गई है तो 12, तो आप इनका भी उल्लेख कर लें। और आगे यदि हम बात करें जो है कर व्यवस्था, कर व्यवस्था का विस्तार हुआ यहाँ पर, क्योंकि जब कृषि सेक्टर में उन्नति होने लगी तो जो है कर व्यवस्था भी उन्नत होने लगी। ठीक है, तो कर व्यवस्था का भी यहाँ पर विस्तार होता है। यदि हम बात करें तो पिछले जो पूर्व वैदिक काल है उसमें हमने पढ़ा था कि जो कर था बलि के बारे में हमने पिछले वीडियो में पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था। जो बलि था उसमें पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, मतलब जो प्रजा थी वो अपनी इच्छा से जो है कर देती थी, जिसे हम बलि कहते थे। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में जो कर है बलि, इसे जो है स्वेच्छा से कर की जगह अब मतलब यहाँ पर नियमित कर दिया गया था। पहले पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब ये नियमित कर दिया गया। मतलब अपनी इच्छा से नहीं, अब राजा जो है, राजा ने एक टैक्स लगा दिया था जो सभी को देना अनिवार्य हो गया था, तो जिसको हम बलि कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। अब आगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेना एवं न्याय की बात करें तो सेना जो है यहाँ पर जो साक्ष्यों से बताया जाता है कि सेना भी यहाँ पर जो है नियमित रूप से सेना नहीं थी। और कोई भी अनुष्ठान, राजा कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी युद्ध का मतलब जब होता था तो उसके माध्यम से सेना में जो है कबीलों से जो भी मतलब जो भी युवा होते थे उनको जो है सेना में भर्ती कर दिया जाता। ठीक है, तो ये मतलब सेना से संबंधित फैक्ट है। और यदि न्याय के बारे में बात करें तो न्याय अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं था। ठीक है, तो न्याय अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं था। और न्याय के लिए यदि बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे उच्च अधिकारी होता था वो राजा ही होता था। तो न्याय के लिए सबसे जो उच्च अधिकारी है वो राजा ही होता था। ठीक है, तो ये थी राजनीतिक जीवन, इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लें हम। यदि हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है, ऊपर से भी पढ़ लेते हैं। यदि हम बात करें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो जाने से जो संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हुई। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ये सभी पक्ष जो हैं बहुत ही मजबूत होने लगते हैं उत्तर वैदिक काल में। और राजनीतिक जीवन में क्या होता है कि जन का आकार बड़ा हो जाता है, जैसे भरत प्लस कुरु जनपद मिलकर बन जाते हैं कुरु जनपद। राजा का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है, राजा की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और जो राजा का पद है ये वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, और राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति, ये जो संस्थाएं थी, इनका महत्व कम होने लगता है। और रत्न की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है और 17 हो जाती है। ठीक है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि जो रत्न की संख्या थी ये 12 है, तो इसे भी यहाँ पे याद कर लें। और जो कर व्यवस्था था, कर व्यवस्था का भी यहाँ पर विस्तार हो जाता है। अब कर जो था यहाँ पर, जैसे बलि है,
बलि कर का एक नाम था कि आपसे पूछा है कि उत्तर वैदिक काल में जो कर दिया जाता था उसका नाम क्या था, तो बलि नाम से इसको जाना जाता है। अब ये स्वेच्छा से नहीं, नियमित रूप से दिया जाता था। सरकार राजा ने एक टैक्स लगा दिया था जो सभी को देना अनिवार्य था। और सेना सेना एवं न्याय जो है, सेना की बात करें तो सेना स्थायी नहीं होती थी। राजा जो था अपनी इच्छा से जब उसे ज़रूरत पड़ती थी या युद्ध के लिए या भी कोई अनुष्ठान के लिए तो सेना में भर्ती कर ली जाती थी। और उसके बाद जो है फिर से जैसे कि जब काम हो जाने के बाद सेना को फिर से जो है आम लोगों में रहने लगती थी। और यदि बात करें तो न्याय न्याय अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं था, और न्याय जो है न्याय का मुख्य बिंदु जो था वो राजा ही था। ठीक है, तो ये था हमारा राजनीति जीवन। अब हम समझ लेते हैं सामाजिक जीवन में कैसा क्या चेंज होते हैं। यदि हम सामाजिक जीवन की बात करें तो जो समाज का सबसे छोटा इकाई था वो परिवार था। ठीक है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर भी परिवार ही थी और पूर्व वैदिक काल में भी परिवार ही थी। परिवार कई परिवारों को मिलाकर बनता है ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होता है उसे ग्रामणी कहते हैं। और कई ग्रामों को बना के बनता है विस, और जिसका विस का मुखिया होता है विस्पति। और कई विसों को मिलाकर बनता है जन, अर्थात एक जन। ठीक है, और कई जनों को मिलाकर बनता है जनपद। जैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि जैसे भारत और कुरु, जो यहाँ पर भारत और कुरु जो है इसको दोनों को जनों को मिलाकर बनता है कुरु जनपद। तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ा। अब आगे समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर BBI लिखा है, जैसे कि अब वर्ण व्यवस्था जो थी यहाँ पर जन्म आधारित हो जाती है। अर्थात जन्म आधारित क्या था कि जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है वह वही कुल का मान लिया जाता है। यदि जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वह व्यक्ति ब्राह्मण कुल का माना जाएगा। जिस व्यक्ति ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है वह क्षत्रिय कुल का माना जाएगा। जिसने वैश्य में वो वैश्य, और जिसने शूद्र में वो शूद्र। तो इस प्रकार से जो है वर्ण व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है। और जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल में जो व्यक्ति जैसे कार्य करता था उसे उसी कुल का मान लिया जाता था। ठीक है, तो कहा जाता है कि पूर्व वैदिक काल में जो व्यक्ति शिक्षा का कार्य करता था उसे जो है ब्राह्मण, और जो व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति होता था उसे क्षत्रिय मान लिया जाता था। अर्थात पूर्व वैदिक काल में जो व्यक्ति जैसे कार्य करता था उसको उसी के अनुसार कुल में बांटा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाती है। जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेगा उसे उसी कुल का माना जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज था, आप दोनों को ही याद रखें। ठीक है, आशा करता हूँ आप इतना समझे होंगे। अब हम समझते हैं गोत्र। ये गोत्र की यहाँ पर एक नया आ जाता है। गोत्र क्या होता है? गौधन एकत्र करना। अर्थात जो गाय होती हैं गायों को मतलब एकत्र करना ही गोत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर गोत्र शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तो गोत्र की यदि बात करें तो गोत्र में क्या होता था कि गोत्र का अगर बात करें तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। अर्थात यहाँ गोत्र का बहुत ही महत्व हो जाता है। और कहा जाता है कि जो गोत्र है यहाँ पर एक गोत्र में जो है शादी या विवाह नहीं किया जाता था। जो कुल के जैसे एक कुल के जो भी एक गोत्र के व्यक्ति होते थे वो एक कुल में विवाह नहीं करते थे, अर्थात दूसरे कुल में विवाह किया जाता था। तो जो है ये भी बात महत्वपूर्ण है। और जिसका अर्थ होता है जैसे गौधन एकत्र करना, इसे ये भी कहते हैं। और यहाँ पर गाय जो गाय पशु था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। यदि हम बात करें तो राजनीतिक जीवन के बारे में मैं आपको 2 फैक्ट और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो यहाँ पर जो है राजा अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो राजा यज्ञ करवाता था अश्वमेध यज्ञ, जिसके माध्यम से क्या होता था कि राजा जो है राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ करवाता था। जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो राज्य विस्तार से संबंधित होता है। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जिसके माध्यम से घोड़ा जितने भी क्षेत्रफल में मतलब घूमता जाता है वो क्षेत्र पर राजा के अंतर्गत आ जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति राजा से यदि उस घोड़े को जो भी व्यक्ति रोकता है तो उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती है। और जो है इससे संबंधित यही बातें हैं। यदि राजा जीत जाता था तो उस क्षेत्रफल को जो है राजा के अंडर में वो क्षेत्र आ जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ में एक राजा छोड़ा जाता है और ये राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ होता है। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है कि इसमें जो है एक प्रकार की रथ दौड़ होती है और इसमें राजा का कार्य क्या होता है कि राजा का रथ सबसे आगे रहता है। तो ये मतलब होता है वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इन यज्ञों के बारे में जो है जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में। और आगे हम समझ लेते हैं, जैसे गोत्र हमने समझ लिया, अब समझ लेते हैं आश्रम व्यवस्था की शुरुआत।
तो यदि हम आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि आश्रम व्यवस्था के जो स्रोत हैं इसमें जाबालोपनिषद जो है, जाबालोपनिषद, ठीक है, उसमें मैं लिख देता हूँ जाबालोपनिषद। जो जाबालोपनिषद है इसी में चारों वर्णों के बारे में, चारों आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चारों आश्रमों के बारे में कौन सा किस स्रोत के माध्यम से पता लगता है, तो जाबालोपनिषद में ही चारों आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैं आपको एक और बता दूं, छांदोग उपनिषद, ये छांदोग, ठीक है, ये जो छांदोग उपनिषद है इसके माध्यम से पता चलता है, इसमें कहा गया कि 3 आश्रमों के बारे में जो है जानकारी मिलती है छांदोग उपनिषद में। और अगर आपसे 4 आश्रमों के बारे में पूछा जाए तो जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो है कौन कौन से आश्रम हैं। तो आश्रम व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है और पहला आश्रम जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में कहा गया कि 0 से 25 वर्ष, अर्थात 0 से 25 वर्ष के जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उनको हम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि जो भी मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है उसे अपने बौद्धिक विकास एवं ज्ञान एवं शिक्षा से संबंधित जो है अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखी जाती हैं। और आगे यदि बात करें तो जो व्यक्ति, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको भी समझ लेते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करता है और जो है जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करता रहता है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करता है, उसे हम नैष्टिक के अंतर्गत, उसका नाम है नैष्टिक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नैष्टिक, ठीक है। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है और शिक्षा प्राप्त करता है उसे हम नैष्टिक के अंतर्गत, मतलब उसको नैष्टिक कहा जाता है। और जो व्यक्ति जो है शिक्षा जैसे प्राप्त करता है और जैसे शिक्षा की आयु है 25 वर्ष तक, जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक ही शिक्षा प्राप्त करता है और उसे हम उपकुर्बान कहते हैं, उपकुर्बान, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं उपकुर्बान। जो व्यक्ति यहाँ पर जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और बौद्धिक विकास, अपना ज्ञान मतलब जो भी प्राप्त करता है उसके माध्यम से इसमें जो 2 व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जो व्यक्ति जीवन पर्यंत शिक्षा ब्रह्मचर्य के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करता रहता है और ब्रह्मचर्य धारण करता है उसे हम नैष्टिक के अंतर्गत रखते हैं। और जो व्यक्ति इस आयु के अंतर्गत जो है जैसे 25 वर्ष की आयु तक ही ब्रह्मचर्य धारण करता है और बाद में जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है तो उसे हम उपकुर्बान कहते हैं, ठीक है। तो इनके 2 ब्रह्मचारियों के नाम हैं। और आगे यदि हम बात करें तो इनमें कन्याओं के बारे में भी कुछ कहा गया है, उसको भी समझ लेते हैं। यदि कन्याओं के बारे में बात करें, जो कन्याएं जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती हैं जीवन भर, उनको हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मवादिनी। और जो कन्याएं जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती हैं उन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं। और जो कन्याएं विवाह से पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करती रहती हैं उनको हम साध्यो वधू कहते हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो 2 महिलाओं के बारे में जानकारी और 2 पुरुषों के बारे में जानकारी। पुरुषों के बारे में क्या है, तो जो भी पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं और वह जीवन पर्यंत जो है ब्रह्मचर्य धारण करके रहते हैं तो उन्हें नैष्टिक कहा जाता है। और जो व्यक्ति अपनी जैसे ब्रह्मचर्य की आयु है 0 से 25 वर्ष तक, जो व्यक्ति 25 वर्ष तक ही ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उनको हम उपकुर्बान के नाम से जानते हैं। और जो कन्याएं जीवन भर आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती रहती हैं और अविवाहित रहती हैं उनको हम ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। और जो भी महिलाएं या कन्याएं जो है विवाह पूर्व तक जो है शिक्षा प्रदान करती रहती हैं, प्राप्त करती रहती हैं, उनको हम साध्य वधू के नाम से जानते हैं। तो आप इन दोनों को, चारों के बारे में बिल्कुल याद रखें, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट आश्रम जो है गृहस्थ की आयु है 25 से लेकर 50 वर्ष। एक गृहस्थ आश्रम की बात करें, इन चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गृहस्थ आश्रम को ही माना गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शादी कर लेता है और संतान को उत्पन्न कर देता है तो कहा जाता है कि वह अपने पिता के कर्ज से मुक्त हो जाता है और अपने बच्चों की शादी करने के बाद जो है अपने कर्मों से धीरे धीरे मुक्त होता चला जाता है। तो इन सारी बातों में यदि बात करें तो गृहस्थ आश्रम में ही ये सभी कार्य होते हैं। तो जो है चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है गृहस्थ आश्रम को ही प्राप्त है और इसका काल कितना है, तो 25 से 50 वर्ष के बीच इसका कालक्रम है। आगे यदि बात करें तो
वानप्रस्थ का जो कालक्रम है अर्थात उम्र, यहाँ पर उम्र के अनुसार बांटे गए। तो 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के बीच जो भी व्यक्ति होते हैं वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो वानप्रस्थ के बारे में इतना आप याद कर लें। और आगे यदि हम बात करें तो जो संन्यास सबसे लास्ट आश्रम है, और इसके माध्यम से 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के व्यक्तियों को जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाता है। संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग, आप इसको भी लिख लें, पूर्ण त्याग। ठीक है, तो संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग, और जो भी व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है वह पूर्ण त्याग कर लेता है, अपने घर से भी पूर्ण त्याग करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है तत्पर रहता है। तो अपने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसी में जो है संन्यास आश्रम में यही बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने जो आश्रम के बारे में आपको बताया आपको जो है याद हुआ होगा, और यदि याद नहीं हुआ तो आप 2-3 बार रिपीट भी कर लें जिससे कि आपको बिल्कुल याद रहे। आगे हम समझ लेते हैं जैसे जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे यदि हम बात करें तो गृहस्थ आश्रम मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। गृहस्थ आश्रम को इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और यहाँ पर स्त्रियों की दशा से संबंधित अब हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा से यदि हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा गिरावट आती है। अर्थात पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जिसे हम कहते हैं उसमें स्त्रियों की दशा जो थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा है वो कुछ साक्ष्यों से आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों की दशा में कितनी गिरावट आ जाती है। यहाँ पर यदि बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐत्रेय, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि यदि बात करें तो ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्त्रियों की दशा में कितनी यहाँ मतलब गिरावट आ जाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रियों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। और एक है मैत्रेयणी संहिता, मैत्रेयणी संहिता। ठीक है, संहिता, ये मैत्रेयणी जो संहिता है इसकी यदि बात करें तो इसमें कहा गया कि स्त्रियां जो होती स्त्रियां को पांसा एवं सुरा के साथ तीसरी प्रमुख बुराई में गिना जाता है। अर्थात पांसा खेलना और सुरा अर्थात जो दारू मतलब शराब होती है, तो पांसा खेलना शराब पीने के बाद ये 2 बुराइयों के बाद तीसरी बुराई जो है वो स्त्रियों को ही माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्रियों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, और मैत्रेयणी संहिता में जो है स्त्रियों को पांसा एवं सुरा के साथ तीसरी प्रमुख बुराई में गिना जाता है। तो आप इन स्रोतों को भी याद रखें, ये स्त्रियों से संबंधित है। और यदि बात करें जैसे बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें आपने मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि उसमें याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे और गार्गी जो कि विदुषी महिला थी, इनके बीच संवाद होता है। तो जहाँ एक और ये दर्शाता है कि समाज में कुछ नारियाँ उच्चतम शिक्षा प्राप्त भी करती थी, वहीं इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि शायद उसकी जो सीमा थी वो एक वाद विवाद के दौरान, जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि थे उन्होंने गार्गी से कहा था कि आप जो है मुझसे बहस मत करो, अर्थात आपका सिर तोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो भी मतलब आपको याद रखनी है। और सतपथ ब्राह्मण जो है उसमें ये भी बताया गया कि जो स्त्रियां थीं उनको अर्धांगिनी के रूप में जो है सतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी स्त्रियां चेंज होती हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां थीं उनको उपनयन संस्कार, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी सॉरी नहीं लिखा है, तो उपनयन जो संस्कार है उपनयन संस्कार मतलब यहाँ पर बंद हो जाते हैं, अर्थात शिक्षा जो प्राप्त करने का अधिकार होता है वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है। और उन्हें सभा और बिदत, जो पिछली वीडियो थी हर की अपनी मैंने जो अपनी पूर्व वैदिक काल वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि सभा और बिदत ऐसी संस्थाएं थी, बिदत और जो है सभा, हाँ यही दोनों संस्थाएं थी। इनमें जो है महिलाओं को भी योगदान दिया जाता था, अर्थात वो सभा में और बिदत में आ सकती नहीं। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर महिलाओं को भाग लेने से रोक दिया जाता है। तो आप इनसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्रियों को जो है यहाँ पर स्थिति जो है धीरे धीरे गिरती चली जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी स्त्रियाँ चेंज हो जाती हैं। और बाल विवाह की बात करें तो यहाँ पर बाल विवाह होने लगा था, और मतलब कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, और बहुत सारी प्रथाएं यहाँ पर जो है प्रारंभ हो गई थी, जो कि कुप्रथाएं थी। नियोग प्रथा जैसे प्रचलित थी, और
सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का यहाँ पर प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा की यहाँ पर इसे हालांकि शुरुआत हुई थी लेकिन प्रचलन पूर्ण रूप से नहीं था। तो इस काल में कुछ विदुषी महिलाएं भी थीं, जैसे मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। इन विदुषी महिलाओं का भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। आगे यदि बात करें तो दासों का भी यहाँ पर प्रचलन था, लेकिन यहाँ पर दास को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जाता। भोजन की बात करें तो भोजन यहाँ पर शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार की होते थे। और मनोरंजन में जैसे बात करें तो पासा है नृत्य देखना, ये सभी जो मनोरंजन के साधन थे वो पहले वाले ही मौजूद थे। ठीक है, और विवाह की बात करें तो विवाह यहाँ पर 2 प्रकार के होते थे। जैसे जो विवाह तो यहाँ पर 8 प्रकार के होते थे, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे एक होता था अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि वर जो पक्ष से होता था वो उच्च होता था और जो कन्या पक्ष होता था वो निम्न होता था, तो जिसे कहते हैं अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि वधु पक्ष अर्थात जो वधु पक्ष होता था अर्थात कन्या पक्ष वो उच्च होता था और जो वर पक्ष होता था वो निम्न होता था, तो उसे हम प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाता था, तो इसीलिए इसे प्रतिलोम, और जिसमें वर पक्ष उच्च होता था उसे हम अनुलोम कहते हैं। तो विवाह के माध्यम से ये सब था। एक बार हम रिवीजन कर लें कि हमने सामाजिक जीवन में क्या क्या पढ़ लिया है। सामाजिक जीवन की बात करें तो परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, और कई परिवारों को बनाकर बनता है ग्राम, और इसके बाद कई ग्रामों को बनाकर बनता है विश्व, और कई विश्वों को बनाकर जन, और अब जनों को मिलाकर जो है उत्तर वैदिक काल में जनपद की भी स्थापना होने लगी थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका सबका भी जो है प्रचलन जो है सामने आने लगा था। और गोत्र जो गोधन एकत्र करना और इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और आश्रम व्यवस्था की बात करें तो 4 आश्रमों के बारे में जाबाल उपनिषद में जानकारी मिलती है, और 3 आश्रमों के बारे में छांदोग्य उपनिषद जो है उसके बारे में, मतलब छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मचर्य जो कि 0 से 25 वर्ष के बीच जो भी युवा होते थे उनको ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखा जाता था। इसमें शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा एवं मतलब इस प्रकार से जो ही कार्य होते थे वो ब्रह्मचर्य में ही रहते थे। और नैष्ठिक और उपकुमार के बारे में भी हमने पढ़ा, और जैसे स्त्रियों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उन्हें मतलब जो अविवाहित रहती थी उनको क्या कहते थे, और जो जीवन भर अविवाहित रहती थी और ब्रह्मचर्य में ही ब्रह्मचर्य धारण करके रहती थी उनको भी हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो है वो आप रिवीजन कर सकते हैं। और गृहस्थ के माध्यम से जो 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम ही था, जिसका यदि वर्ष देखें तो 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के व्यक्ति इसमें रहते थे। वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 वर्ष, संन्यास जो कि 75 से 100 वर्ष, और संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग। ठीक है, और यही संन्यास में ही संन्यास आश्रम में ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जो है आगे बढ़ता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है, समिति विदत में भी भागीदारी नहीं मिलती है, और पर्दा प्रथा हालांकि इसकी शुरुआत होने लगती है। और मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी ये जो विदुषी महिलाएं थीं और इनके बारे में भी जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में। और आगे जो है हमने पढ़ चुके हैं कि विवाह कैसे होते थे, दास, भोजन, मनोरंजन इनके बारे में ही हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था। यहाँ पर जो पूर्व वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन, लेकिन यहाँ पर लोहे की खोज हो जाने से जो है लोहे में जो भी मजबूत हथियार होते थे वो लोहे के ही बनाए जाते थे, जिसके माध्यम से कृषि में बहुत ही उन्नति हुई थी। तो यहाँ पर जो प्रमुख व्यवसाय है वो हो जाता है कृषि। और देखा जाए क्योंकि पूर्व वैदिक काल के समय में तांबा है, कांसा है, टेन है, इस प्रकार से जो कमजोर धातुएं होती थी उनके माध्यम से वस्तुएं बनाई जाती थी, तो वो उतनी मजबूत भी नहीं होती थी। लेकिन जो लोहे की जब खोज हुई तो लोहे की खोज ने जो है पूरा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ये सभी क्षेत्रों में बहुत ही सारे परिवर्तन किए। तो इसलिए इस काल में जो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि हो जाता है। काठा संहिता में ये बताया गया कि 24 बैलों के साथ जो है हल को जोतते हुए मतलब साक्ष्य मिले हैं। और देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में 4, 8, 12 यानी 24 इस प्रकार से जो बैल हैं इनके साथ हल को जोतते हुए भी प्रमाण मिले हैं, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें तो दूसरा प्रमुख व्यवसाय जो होता है यहाँ पर पशुपालन हो जाता है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हो जाता है, और उद्योग एवं व्यापार का भी विकास हो जाता है। उद्योग एवं व्यापार में भी विकास होता है, क्योंकि
जब लोहे की खोज हुई तो बहुत सारे चेंजेस हुए, जिससे उद्योग धंधे भी उन्नति प्राप्त करने लगे और व्यापार में भी उन्नति हुई। यदि आगे मत करें तो जो विदेशी व्यापार है इसके भी प्रमाण मिलने लगे थे, लेकिन आंशिक रूप से इसके प्रमाण मिलने प्रारंभ हुए थे। सिक्के का प्रचलन अभी भी नहीं हुआ था, तो पूर्व वैदिक काल में भी नहीं हुआ था और उत्तर वैदिक काल में भी सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था। इस काल में आर्थिक स्थिति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। यदि बात करें तो उत्तर वैदिक काल को द्वितीय नगरीय क्रांति या द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो प्रथम नगरीकरण की क्रांति हुई थी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है, लेकिन द्वितीय नगरीकरण के रूप में जो है उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ नदियों के नाम लिए और जो कि प्राचीन नदियाँ, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे प्राचीन नदियाँ और आधुनिक नदियाँ। जो प्राचीन काल में नदियों के नाम क्या थे और वर्तमान में उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे विदस्ता को झेलम कहते हैं वर्तमान में, झेलम, परसुड़ी, रावी, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, अस्कनी जिसे चिनाब कहते हैं, सदानीरा को वर्तमान में गंडक कहते हैं, कुबा को काबुल कहते हैं, विपाशा को ब्यास और सरस्वती को घग्गर। तो ये इनके प्राचीन नाम है और इनके आधुनिक नाम है, तो इनको भी यहाँ पे याद कर लें, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे याद कर लें। और आगे यदि बात करें तो और समझ लेते हैं, जैसे समझ लेते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ जो है यज्ञ कर्मकांडों का महत्व जो है प्रारंभ हो गया था। यज्ञ हैं, कर्मकांड है और टोना टोटका, इस प्रकार से जो है वशीकरण, ये प्रक्रियाएँ भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाती हैं। और देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का दौर प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो ब्राह्मण हैं उनका यहाँ पर क्षत्रियों से कम महत्व था। ठीक है, क्षत्रियों को श्रेष्ठता यहाँ पर अधिक महत्व थी। और ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसे मैं आपको बता दूं, ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो क्षत्रिय थे उनकी स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी। तो आपको ये भी याद कर लें कि ये किस में कहा गया और किन की स्थिति किनसे श्रेष्ठ थी, ये भी बात। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि जो ब्राह्मण हैं उन मतलब क्षत्रिय हैं उनकी स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी। ठीक है, और आगे यदि हम बात करें तो प्रमुख देवता, यहाँ पर प्रमुख देवता को पढ़ लेते हैं। प्रजापति हैं और इनको जो है सृजन के देवता, अर्थात जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति को जाना जाता है। और प्रजापति, और जैसे आगे हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल जो था वहाँ पर सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। ठीक है, और यहाँ पर हो जाते हैं प्रजापति। तो आप दोनों को ही याद कर लें। विष्णु की बात करें तो पोषण एवं रक्षक के देवता विष्णु हो जाते हैं। रुद्र की बात करें तो रुद्र जिन्हें शिव कहते हैं, ये पशुओं के देवता बन जाते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो वरुण जो कि जल देवता हो जाते हैं, और वरुण जल देवता। पूषण जो कि शूद्रों के देवता हो जाते हैं। राजस्व यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, इनके बारे में हमने पढ़ा भी था अश्वमेध यज्ञ, इनको भी एक बार समझ लेते हैं। राजस्व यज्ञ क्या था कि राज्याभिषेक से संबंधित अर्थात प्रतिष्ठा से संबंधित यज्ञ होता था, और इसके माध्यम से किसी भी जो नया राजकुमार होता था उसको राजा बनने के लिए राज्याभिषेक मतलब करवाया जाता था, तभी वो राजा बनता था। ठीक है, तो वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, इसमें शक्ति प्रदर्शन अर्थात रथ दौड़ की जाती है, और मतलब इसमें राजा का जो रथ होता है वो सबसे आगे रहता है। अश्वमेध यज्ञ में क्या था, अश्वमेध यज्ञ जो था ये साम्राज्य विभाग से संबंधित था, हम पढ़ भी चुके हैं कि इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जितना भी क्षेत्रफल में घूमता रहता है वो क्षेत्र जो है वो राजा के अंतर्गत आ जाता है, और जो भी उस घोड़े को रोकता है उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो ये सारी बातें अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत रखी जाती हैं। और आगे यदि बात करें तो यज्ञ में कर्मकांड एवं बलि की प्रधानता हो जाने से जो है उपनिषदों में इनकी निंदा की गई है, क्योंकि कर्मकांड जो है बहुत ही प्रचलित हो गए इस समय, और बलि, जानवरों की बलि देना, इस प्रकार से जो है ये सभी कर्मकांड प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके कारण उपनिषदों में जो है मतलब इनकी निंदा की जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और तो यदि हम बात करें तो मैं आपको कुछ विशेष बातें भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर राजाओं को उनके रहने के कारण जो है, जैसे जिस क्षेत्र में रहते थे उसके कारण उसके नाम को परिवर्तन आ जाता है। जैसे जो भी उत्तर के राजा होते थे, जो भी उत्तर के क्षेत्रों में राजा रहते थे उनको हम विराट के नाम से जानते हैं। और जो भी यदि हम बात करें, जैसे मैं आपको दिखाया,
जो भी उत्तर में उत्तर के क्षेत्रफल में जो भी राजा रहते थे उन्हें विराट के नाम से जाना जाता। जो भी पश्चिम के एरिया में राजा रहते थे उनको सौराठ के नाम से जाना जाता था। जो भी दक्षिण में राजा रहते थे उनको जो है भोज के नाम से जाना जाता है। और जो भी पूर्व के जो क्षेत्रफल है भारत का, पूर्व के क्षेत्रफल में जो भी रहते थे उन्हें सम्राट के नाम से जाना जाता था। और जो मध्य का क्षेत्रफल है इसमें जो भी रहता था उसे राजा के नाम से ही जाना जाता था। और यदि बात करें तो इन चारों जैसे दिशाओं को जीतने वाले जो भी राजा होता था उसे जो है एकराट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक साक्ष्य मिलता है जैसे महापद्मनंद को एकराट की उपाधि दी गई और उसने चारों दिशाओं को जीत गई थी, तो इसलिए उसको महापद्मनंद को एकराट की उपाधि मिली थी। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता, राजा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। ठीक है। तो और भी आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ फसलें हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कुछ फसलें हैं उनका नाम बदला हुआ है, पहले कुछ था वर्तमान में कुछ है। ठीक है। तो उनको भी समझ लेते हैं। जैसे मांस, एक फसल है मांस। जैसे एक प्राचीन काल में इसको वर्तमान में उड़द कहते हैं, उड़द। ठीक है। और एक है जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ को कहते हैं गोधूम। ठीक है। गोधूम को कहते हैं गेहूँ, तो इसे भी यहाँ पे याद कर लें, गोधूम को गेहूँ और उड़द को मांस। और आगे भी हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर धान जो है, धान के लिए साली कहा गया है, साली। तो आप इनको भी याद कर लें, धान के लिए क्या कहा गया है, साली। और यदि बात करें तो गन्ना जो होता है, गन्ना के प्रमाण जो है, यदि गन्ना की बात करें तो यहाँ पर गन्ना को कहा जाता है इच्छू। ठीक है। तो गन्ना को इच्छू, उड़द को मांस कहते हैं, गेहूं को गोधूम और धान को साली और गन्ना को इच्छू। और यदि बात करें जो सरसों होती है, सरसों को सारी शाखा कहता है। सरसों मैं लिख देता हूँ, सरसों को सारी शाखा। ठीक है। सरसों को सारी शाखा कहा जाता है, सारी शाखा। और आगे यदि बात करें तो अलसी, जो अलसी होती है, जैसे वर्तमान में अलसी होती है, उसको कहा जाता है उम्पा। अलसी को कहते हैं उम्पा। तो ये पूछे भी जा सकते हैं। हालांकि जो उड़द वाला है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उड़द को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है, तो मांस। गेहूं को तो गोधूम, सरसों को सारी शाखा, धान को साली, गन्ना को इच्चू और अलसी को उम्पा। तो इस प्रकार से जो है इनके नाम रखे गए थे और जो है इनके नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। और यदि आगे बात करें तो जैसे जो धातु को भी नाम चेंज हुए हैं। यहाँ पर जो लोहा होता है, लोहा। ठीक है। लोहे को यहाँ पर कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है, कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है लोहा को। ठीक है। कृष्ण अयस्क के नाम से लोहा को जाना जाता है। और जो तांबा होता है, तांबे को कहा जाता है लोह अयस्क। तांबा को लोह अयस्क, तो इसके नाम से भी आप याद करते हैं। तांबा को कहा जाता है लोह अयस्क और लोहा को कृष्ण अयस्क। तो इनके नाम जो है चेंज किए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत सारे चेंज हुए थे और जिसके कारण यहाँ पर परिवर्तन होता दिखाई देता है। और जो है इस प्रकार से जो भी हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उनको हमने पढ़ा। और जो भी बचे हुए एक दो फैक्ट हो सकता है बच जाएं, तो उनको हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, तो उनको भी हम क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे, जिसके माध्यम से उन्हें भी हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो ये वीडियो, आपने जब पूरा देखा होगा तो शायद पसंद आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी करें, जिससे कि हमें पता लगे। और डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट में बताएं भी कि कौन सी कमी रही, इसके कारण मैं उसमें सुधार भी लाऊं। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।